बट आईटीआई के बाद से जीपी रेटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, फिर चाहे वो मेडिकल्स की बात करूँ, फिर चाहे वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, या आईसाइट की बात करूँ, या फिर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखो, मिनिमम जो उसका 10th में परसेंटेज होना चाहिए 40%। अब 40% जो है वो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके 40% होना चाहिए, 40% या उससे अबव। अगर वो बंदा आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है, फिटर से है, वेल्डर, टर्नर, या फिर अगर और भी कोई किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो एलिजिबल है। हे गाइस, अमन दिस साइड फ्रॉम बीएमजीपी रेटिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई के बारे में। सपोज अगर आपने आईटीआई कर लिया है, या आपका आईटीआई कंप्लीट होने वाला है, या आप आईटीआई कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा एक करियर ऑप्शन होता है जीपी रेटिंग। अब जीपी रेटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है कि जीपी रेटिंग क्या होता है, बट आईटीआई के बाद से जीपी रेटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, फिर चाहे वो मेडिकल्स की बात करूँ, फिर चाहे वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, या आईसाइट की बात करूँ, या फिर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब भी कभी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, ये वीडियो प्रॉपर आईटीआई वालों के लिए ही है। ठीक, तो देखो मिनिमम जो उसका 10th में परसेंटेज होना चाहिए 40%। अब 40% जो है वो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके 40% होना चाहिए, 40% या उससे अबव, मिनिमम 40%। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में 40% नहीं है तो इंडिविजुअली इन तीनों का जो एवरेज है वो 40% या उससे अबव है, तभी भी वो एलिजिबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में उसका मिनिमम 40% होना चाहिए। अब देखो, अगर 10th के इंग्लिश में 40% नहीं है, 40% से कम है सपोज, तो उसके 12th के इंग्लिश के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आईटीआई पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड से। अब अगर वो बंदा आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है, फिटर से है, वेल्डर, टर्नर, या फिर अगर और भी कोई किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो एलिजिबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एज की, तो एज जो हो वो मिनिमम 17.5 से लेकर के मैक्सिमम 25 तक होना चाहिए। ये एज का क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, अगर आप इस एज ग्रुप में हो, तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए ये करियर बेस्ट है। अब इसके बाद से बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो देखो, फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हाइट आता है। तो हाइट जो है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल्स के लिए है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की हाइट मर्चेंट नेवी में और कम होती है, फीमेल की जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो और कम होती है। वेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो आपका वेट होना चाहिए वो 48 kg होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बीएमआई की बात करूं तो देखो, एक आइडियल बीएमआई जो होता है ना वो 18.5 से लेकर के 25 होता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में, और आपका बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट में आओगे। तो इन दोनों केसेस में आपको एक्सरसाइज करके, आपको जिम जा करके एक्सरसाइज करके अपने वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आपका बीएमआई सही हो या बीएमआई आपका मेंटेन हो। चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब आप कभी आप एयर इनहेल कर रहे हो, तो जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपका चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। उसके बाद से कोई बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू भी है ना, तो वो ऐसे पार्ट्स पे होना चाहिए जो विजिबल ना हो। लाइक अगर आप अपने बैक पे कर सकते हो, जो अगर आप कोई टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह पहन रहे हो तो वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, या फिर आप आर्म्स वगैरह पे अगर करो तो इधर कर सकते हो, शोल्डर पे कर सकते हो। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टैटू कराओ ही ना। अगर आप मर्चेंट नेवी में चले जाते हो तो उसके बाद से टैटू करा लो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आई साइट की या फिर विजन की, आई साइट या आई विजन। तो देखो, आई साइट 6/6 होना चाहिए, और वर्स्ट केसेस में 6/9। अभी के टाइम पे क्या है कि अगर आपका आई साइट एक आंख अगर 6/6 है और दूसरा जो आंख है अगर वो 6/9 है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिकल स्टैंडर्ड, तो डीजी शिपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस नहीं होना चाहिए, अस्थमा भी नहीं होना चाहिए, हर्निया भी नहीं होना चाहिए, पाइल्स भी नहीं होना चाहिए, किडनी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए, एंड हार्ट से रिलेटेड और बीपी से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो, बीपी बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए। अब बीपी नॉर्मल होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बीपी हाई हो जाता है, बट वो नहीं, नॉर्मली अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यूरिन टेस्ट जो आपका है वो नॉर्मल होना चाहिए। यूरिन टेस्ट कराया जाता है मेडिकल से पहले, आपको ये बात पता होना चाहिए।
इसके बाद ब्लड टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें से CBC, डायबिटीज़, थायराइड, HIV एटसेट्रा ये सब चीज़ें नहीं पाई जानी चाहिए। मैं ऐसा कट कर दे रहा हूँ, वरना बोलोगे कि हाँ ये सब पाया जाना चाहिए। जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, जब भी कभी आप जीपी रेटिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हो, तो आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगना है वो क्या क्या लगेगा? आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। 12th आपने किया हुआ है तब, अगर आपने 12th नहीं किया हुआ है, 10th के बाद से आप अगर डायरेक्टली ITI किए हो तो सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा और ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपन लोग थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सो सबसे पहले आपका 9th-10th लेवल का जो बेसिक मैथ्स होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 9th-10th का जो आपने साइंस पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर होता है इंग्लिश में, ग्रामर में बेसिकली इंग्लिश में आपका ग्रामर और पैसेज दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जीके में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मरीन टाइम अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड के भी इसमें सिलेबस होते हैं। ज्योग्राफी एंड असर्शन एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, ये सारा का सारा वो सिलेबस है जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो साइंस के नहीं पूछे जा सकते हैं, जीके के पूछे जाएंगे तो मरीन टाइम अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप ITI कर चुके हो तो ITI के कॉलेजेस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज 7 आइलैंड या फिर ग्रेट ईस्टर्न, तो इनमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर डायरेक्टली इंटरव्यू होता है तो इनमें ये सब कुछ आपसे पूछे ही जाएंगे, एट एनी कॉस्ट पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करो। अब कैसे कर सकते हो? या तो फिर आप हमारा जो भी बैच है अभी के टाइम पे, जो बैच लक्ष्य बैच के नाम से जाना जाता है, आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो। अब उसमें क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके ये एंट्रेंस एग्जाम के साथ जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो तो क्लियर होता ही है, फिर डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपकी जो इंटरव्यू की स्किल्स है वो भी इंप्रूव होती है। मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करते करते आपको इंटरव्यूज में अपीयर होना, किस तरीके से इंटरव्यूज में बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का भी अच्छा खासा नॉलेज होता है। आपको उसमें टेक्निकल्स, नॉन टेक्निकल, सिप रिलेटेड नॉलेज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं, क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलता है। तो ज्वाइन कैसे करना है, या फिर आपको अगर कोई और भी डाउट है, कुछ और भी पूछना है या जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी गूगल फॉर्म दिया है वो आप फिल कर दो। हमारी टीम आपसे बहुत जल्द ही कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।